IMF मुआहदा बहाल, आवाम का फिर भी बुरा हाल। पेट्रोल और बिजली की कीमत में फिर इजाफा कर दिया गया। हुकूमत के रिलीफ के वादे हवा हो गए। पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ मुजम्मिल असलम से, रहनुमा नून लीग रफीक रिजवाना से और माहिर मईशत यूसुफ नजर से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ आज की तारीख़ 1 सितंबर की ख़ास मुनासबत से करते हैं। सैयद अली शाह गिलानी वो फ्रीडम फाइटर थे कश्मीर के जो अपनी मिसाल आप थे। उम्र दराज होने के बावजूद भी भारतीय बर्बरियत और मजालिम को ठोस जवाब थे, ठोस उसका एक रिबटल थे और अपनी आखिरी लम्हात तक अपनी ज़िंदगी के वो इसी तरह से रहे और उन्होंने टस से मस अपनी एज, अपनी तमाम फिजिकल वीकनेसेस के बावजूद भी नहीं किया। आज हम उनकी पहली बरसी नाजरीन मना रहे हैं उनकी शहादत की और बदकिस्मती से भारत एक उम्र दराज फ्रीडम फाइटर से, एक उम्र दराज कश्मीरी लीडर से इस कदर खौफजदा थी भारत की हुकूमत और कि उनके इवन उनके इंतकाल पर और जब उनकी तदफीन हो रही थी उस वक्त भी भारत ने बदतरीन मजालिम, बदतरीन ऑपरेशन का सबूत दिया और उनकी जो तदफीन के रसूम थे वो इस तरह से अदा किए गए जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बेपनाह और सप्रेशन और ऑपरेशन में और बिल्कुल एक खौफ व हिरास की फ़िज़ा में उनकी जो आखिरी रस्मात थी वो अदा करवाई गई थी। यही वो सबूत है नाजरीन जो कि सैयद अली शाह गिलानी को मुनफरिद बनाता है और पाकिस्तान ने भी भरपूर ट्रिब्यूट दिया है सैयद अली शाह गिलानी को। ज़ाहिर है वो हम तमाम के हीरो हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर हैं और हम उनको इसी स्पिरिट्स में याद रखेंगे। और ये वो चंद लोगों में नाजरीन सैयद अली शाह गिलानी का शुमार होता है जो कि एक हिस्ट्री, एक तारीख़ की हैसियत रखते हैं, ख़ास तौर पर जब हम भारतीय मजालिम की बात करते हैं। ISPR ने भी आज अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए उनको रिच ट्रिब्यूट दिया और उन्होंने भी इन्हीं अल्फाज उनको मुखातिब किया और उनको बहुत रिच ट्रिब्यूट अपनी ट्वीट के ज़रिए दिया जहाँ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नेशन पेज ट्रिब्यूट टू ब्रेव सैयद अली शाह गिलानी फॉर एपिक रेजिस्टेंस एंड फाइट अगेंस्ट वर्स्ट इंडियन ऑपरेशन एट्रोसिटीज़ इन IIOJK illegally occupied Jammu and Kashmir, his lifelong struggle for right to self-determination as per aspirations of people of Kashmir and UN resolutions shall always inspire generations to come। और नाजरीन this is as true as could be, ये यकीनन आने वाली नस्लों के लिए भी एक मिसालें आप रहेंगे। सैयद अली शाह गिलानी वो सिम्बॉलिक रेजिस्टेंस की अलामत थे और भारत में भी ज़ाहिर है उनको उसी तरह से उनकी फ़िज़िकल वीकनेसेस के बावजूद भी देखा जाता था। तो इसलिए हमने बेहतर समझा कि आज प्रोग्राम का आगाज़ हम अपनी तरफ से भी उनको एक रिच ट्रिब्यूट के ही ज़रिए करें। नाजरीन इसके अलावा अगर इस वक्त हालात हाज़रा पर नज़र डालें तो वैसे तो सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है अपने, लेकिन आज ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से कुछ चर्चा आम नज़र आता है। ख़ास तौर पर जो पेट्रोल की या फ्यूल की प्राइसेस हैं उनके अहवाल से कल रात से एक मामला ज़ेर गौर है, ज़ेर बहस है। हर तरफ एक हमें इसके ऊपर रिएक्शंस और आउटपोर नज़र आ रहा है। पेट्रोल की कीमतों में नाजरीन इजाफा किया गया है बावजूद इसके कि इस वक्त जो एक ओवरऑल ट्रेंड है बैनुल-अक़वामी मार्केट में क्रूड ऑयल का उसमें हम कमी देखते हैं और जो दीगर ममालिक में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी कुछ अगर हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के कंपैरिजन में व्हेन इक्वेटेड इन पाकिस्तानी रुपी टर्म्स तो उनकी वैल्यूज़ क्या बनती हैं पाकिस्तान में इस हालिया इजाफे के बाद, जो कि तकरीबन 2 रुपये का इजाफा पेट्रोल की कीमतों में फ़ी लीटर 2 रुपये 7 पैसे का किया गया है। उसके बाद नाजरीन ये जो इजाफा हो गया है, अब सबसे सस्ता अगर हम देखें इस वक्त वेनेजुएला में पेट्रोल है तकरीबन 5 रुपये फ़ी लीटर इन पाकिस्तानी रुपी टर्म्स। सबसे महंगा हांगकॉन्ग में पेट्रोल है 662 रुपीज़ पर लीटर। ईरान में नाजरीन तेल 12 रुपये फ़ी लीटर है। पाकिस्तान में इस इजाफे के बाद जो रीसेंट या जो सबसे लेटेस्ट कीमत है वो 236 रुपये है। भारत में 289 रुपीज़, बांग्लादेश में 304 रुपये, अफगानिस्तान में 221 रुपये, अमरीका में 240, कतर में 128 रुपये, दुबई में 237 रुपये और चीन में 285 रुपीज़ पर लीटर। ये कुछ ममालिक हैं जो एक कंपैरिजन के हवाले से हम ड्रॉ कर रहे हैं कि उनमें वहाँ पर पाकिस्तानी रुपए में इक्विटेबल टर्म्स में तेल की क्या कीमतें हैं, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।
ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे महंगा तेल है, ये कहना गलत है, लेकिन यकीनन इस वक्त जो हालात हैं और ख़ास तौर पर सैलाब की तबाहकारियों के पेश नज़र अवामी एक जो रिक्वायरमेंट थी या अवाम की तरफ से जो एक सबसे मेजर चीज़ जो तवक्को थी हुकूमत वक्त से, वो ये थी कि इस वक्त सैलाबी तमाम तबाहकारियों के पेश नज़र यहाँ एक रिलीफ दिया जाएगा इन मौक़ों पर हुकूमत की तरफ से। क्योंकि याद रहे नाजरीन, 15 रोज़ पहले जब 6 रुपए तक का लगभग इजाफा किया गया था फी लीटर, तो हुकूमत ने यह जवाब दिया था कि बैनुल अक़वामी मंडी में कमी तो हो रही है लेकिन वो पाकिस्तान में ट्रांसलेट होने में वक्त लगेगा। अब 15 रोज़ का वक्त गुजरने के बावजूद भी जब बाय एंड लार्ज एक्सपेक्टेशंस ये थी कि इस दफ़ा एटलीस्ट कुछ कमी वाक़ई होगी, चलें अगर नेट कमी ना हो पाए लेकिन बट 1 मंथ की बेसिस पर 6 रुपए से कुछ हद तक क्यूमुलेटिव कमी हमें मिल पाएगी। उस वक्त हमने देखा कि 2 रुपए का इजाफा हो गया, जो कि अगर हम मंथली बेसिस पर देखें तो लगभग सिर्फ पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए का इजाफा अंदाजन 8 रुपीज़ एंड अ लिटिल मोर अप्रॉक्सीमेटली बनता है फी लीटर के हिसाब से। तो नाजरीन, ये सूरत हाल और इसके साथ इन्फ्लेशन की बढ़ती भी सतह, इन्फ्लेशन इस वक्त तकरीबन 50 साल की अपनी हाइस्ट तरीन लेवल पर 29.29 के लेवल पर इस वक्त नजर आती है और ये भी यकीनन एक अलार्मिंग फिगर है 29.26 के लेवल पर। गुज़िश्ता बरस भी अगस्त में नाजरीन महंगाई 8.4% रही। ये कुछ इस तरह के अशारिये हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं और हुकूमत ज़ाहिर है अपोजिशन तो इसके ऊपर सरापा एहतजाज है ही, और वो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि आपने अगर इसी तरह से मुआशी हैंडलिंग करनी थी तो फिर हमें घर क्यों भेजा था। PTI की तरफ से तो ये मौक़िफ़ आता है, लेकिन हुकूमत वक्त भी नाजरीन इसके ऊपर परेशान यकीनन नज़र आती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने आज अपने तमाम जो नून लीग के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली थे उनसे उन्होंने खिताब किया और उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि IMF से मुआहदा हमने नहीं किया, इमरान खान ने किया। ये भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि PTI ने भरपूर कोशिश की कि IMF के साथ अग्रीमेंट ना हो पाए और इस वजह से वो खतूत लिखने का कहा गया था, जिसकी एक लीक्ड ऑडियो भी शौकत तरीन साहब की मोहसिन लगारी साहब से मौजूद है। हुकूमत ने कल ये फैसला भी किया है कि उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा। बट आईड लाइक टू मेंशन वंस अगेन कि हमारे प्रोग्राम पे मोहसिन लगारी साहब एक तरह से कंफर्म कर चुके हैं कि वो ऑडियो असली है। खैर नंदलेस इसका जो ऑडिट है उसकी बात अब हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा वज़ीर आज़म ने कि मुश्किल सूरत हाल में मुआशी जो तबाही थी उसका अंदाज़ा था, ऐसा नहीं था कि कोई मिसकैलकुलेशन हुई है। और उन्होंने साथ ये भी प्रिडिक्ट किया है, खुर्रम दस्तगीर साहब भी आज कहते हुए ये नजर आए कि बिजली की कीमतों में आगे अक्टूबर तक कुछ कमी वाक़ई होगी। तमाम अमूर पे बिलखुसूस मुआशी एतबार से नजर डालेंगे। फिर भारत और इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने का सोचा जा रहा है सैलाब के बहाने। ये शेख रशीद साहब का आज बड़ा दिलचस्प बयान आया है, इसके ऊपर भी कुछ हम रोशनी डालेंगे। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का फौरी रुख करती हूँ। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब यूसुफ नज़र, माहिर मुआशियात हैं, मायानाज, और अपने इंडिपेंडेंट व्यू के लिए एनालिसिस के लिए हमारे लिए स्काइप जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का यूसुफ नज़र साहब। नाज़रीन, जनाब रफ़ीक रजवाना मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, स्टॉलवर्ट हैं आप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक गवर्नर हैं पंजाब के, आप भी बज़रिया स्काइप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम ऑन बोर्ड रफ़ीक रजवाना साहब, आपकी भी बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी और तशरीफ़ आवरी का। मुज़म्मिल असलम साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं DSNG लिंक से कराची से, और आप तर्जुमान हैं बराए मुआशी उमूर PTI के, और प्रीवियसली आप स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर द PTI गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल साहब, आपकी भी एक्सपर्टीज़ हमारे लिए हैंडी रहेंगी। वेलकम ऑन बोर्ड। बात का आगाज़ अगर यूसुफ नज़र साहब मैं आपसे कर पाऊँ, ताकि आप एक ज़रा सिमत दीजिएगा, फिर हम इस पर जो पार्टी व्यूज़ हैं वो भी इकट्ठे करेंगे। आपके इस वक्त इनिशियल रिमार्क्स क्या हैं? एक्सपेक्टेशंस तो थी कि इस वक्त मुश्किलात के पेश नज़र पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी। पहले कहा जाता था कि IMF नहीं मानेगा, IMF के साथ अग्रीमेंट हो जाए तब तक हम लोग मुश्किल फैसले कर रहे हैं। गवर्नमेंट ये कुछ रैशनल प्रेजेंट करते हुए नजर आती थी, अब क्या रीजन है? जो बहरहाल रीजन तो आप उनसे पूछे, एक दो कई बातें क्लियर हैं। ये कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, अगर आप जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं जैसे ईरान या वेनेजुएला या कतर, इनको छोड़ दें आप, तो तकरीबन उसी लेवल पे है। इंडिया से थोड़ी सी कमी है, लेकिन बहरहाल ये हमारी इस वक्त अवाम के लिए ये मायूसी की बात है। इसकी दो वजह तो हैं जिसको हम मुख्तलिफ सियासी पार्टियां एक दूसरे पे इल्ज़ाम देती रहती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की रियासत की कमज़ोरी है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो लॉन्ग टर्म देख लें और इम्पोर्ट्स देख लें, हम अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, जिससे हमें खसारा होता है। फिर हमारे रुपए की कदर कम होती है, रिजर्व्स पर दबाव पड़ता है, और ये एक लॉन्ग टर्म एक मुस्तकिल मसला है जो पाकिस्तानी मईशत की एक बहुत बड़ी बुनियादी कमज़ोरी है।
इसीलिए हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ता है। कोई भी हुकूमत हो, नवाज शरीफ साहब की, बेनजीर भुट्टो की, मुशर्रफ साहब की, या उसके बाद फिर जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की, फिर या इमरान खान साहब की, या फिर इनकी। तो अगर इस ब्लेम गेम को खत्म करने के लिए एक ही रास्ता है, वो ये कि हम सर जोड़ के बैठे और देखें कि क्या हमें इकदाम करने चाहिए। उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो हमारे मुल्क की मुख्तलिफ माफियाज हैं। देखिए, इसलिए कि हमारे ताजिर वो टैक्स नहीं देना चाहते। मैं ये नहीं कहता कि आप पान वाले से या पकौड़े बनाने वाले से, छोटे जो दुकान लगाए बैठा है उससे करें, लेकिन यकीन जानिए मैं जोड़िया बाजार में ऐसे ताजिरों को भी जानता हूं जिनका टर्नओवर इंपोर्ट जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, और वो भी टैक्स नहीं देते। तो ये तो जाती की बात है। तो इस तरह जो काश्तकार हैं, छोटे काश्तकार, उनसे कोई नहीं कहता कि उनसे टैक्स लें, लेकिन ऐसे बड़े बड़े लोग जिनके पास करोड़ों रुपए की आमदनी दिखाते हैं एग्रीकल्चर से, मिसाल के तौर पे बहुत बड़े जो पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं, वो भी जो रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक बहुत कम टैक्स देते हैं। तो अगर और यूसुफ साहब, हमें याद पड़ता है शायद वजीर खजाना ने अभी एक ताजिरों पे टैक्स लगाने का इनिशिएटिव सोचा था। मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इसको वापस लिया जाए। ताजिर बिरादरी से बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है। तो हम ये भी तो कुछ रिकरिंग मामलात है ना जो हम बार बार देखते हैं। पिछले टाइम पे मुझे याद पड़ता है शब्बर जैदी साहब ने एक सिमिलर तरह की बात सोची थी, तो पूरी जो ताजिर बिरादरी थी मुल्क भर में सरापा एहतजाज हो गई थी। जी बिल्कुल, ये जो ताजिर बरादरी है इसको ये सोचना चाहिए कि अगर वो अपने हिस्से के टैक्सेस नहीं देगी तो उसको लॉन्ग टर्म में उसको खुद भी नुकसान हो रहा है। इसलिए कि जब रुपए की कदर गिरती है, पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं, तो उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो वो अपने जो शॉर्ट टर्म मफाद है दुरुस्त, उसको जरा उससे बढ़ के देखें कि इसलिए कि देखिए ना, ये जो रिटेल होलसेल ट्रेड है ये हमारी मईशत का ये कोई 1/5 है। अच्छा, और एग्रीकल्चर जो है वो फिर अभी तो खैर ठीक है, सैलाब की वजह से हालात खराब हैं, लेकिन नॉर्मल हालात में 1/5 जो एग्रीकल्चर है, 1/5 जो ट्रेड है। तो अगर 40% जो है मईशत का वो टैक्स देने को तैयार नहीं है, फिर एक और बहुत बड़ा जो है हमारे पास है जिसके मुतालिक कोई नहीं बोलता, वो है आपकी लैंड माफिया। आपको पता है प्रॉपर्टी में कितने पैसे बनते हैं, करोड़ों अरबों रुपए, वो लोग कुछ नहीं टैक्स देते। उन पे भी टैक्स लगाने की कोशिश की जाती है, तो उनके मफादात हैं, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो आ जाते हैं कि साहब हमको एग्जाम करें। अभी पिछले बजट में भी जो उन पे टैक्सेस लगाने की कोशिश हुई वो भी बराए नाम है, और उसमें भी ये जो कानूनी नुकात उठा दिए जाते हैं कि ये प्रोविंसेस का ये है सब्जेक्ट। तो गोया ये कि यूसुफ साहब, ये तो फिर वही इकोनॉमिक हैंडलिंग है जो हमेशा से होती आई है। ये हुकूमत कुछ मुनफरिद तो नहीं कर रही, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तो हल नहीं निकालती इन तमाम मसाइल का। इनके पास एक बहुत बड़ा मसला ये है कि IMF की जो कंडीशंस जो हैं और जो हमारी कमजोर हालत है, इनके पास कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है। उसके लिए बहुत बड़े इनिशिएटिव की, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल विल की, हिम्मत की जरूरत है। लेकिन बदकिस्मती से एक जो रूलिंग पार्टी है उसमें भी अंदर इख्तलाफात हैं, तो जिसकी वजह से जो इक़दामात उनको मेरे ख्याल से करने भी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आपने खुद कहा। ये जरा मामला मैं आगे लेकर जाती हूं जो आपने रूलिंग पार्टी के हवाले से ऑब्जर्वेशन दी है। ये इख्तलाफात हमें बल्कि प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, हमने वहां पर भी एक चीज देखी है जो कि अब कुछ इंटरव्यूज में भी बात की गई। मैं आपकी तरफ के मामलात लाऊंगी रजवाना साहब, लेकिन मुझे इजाजत दीजिए, मैं मुजम्मिल असलम साहब, आई एम श्योर उनके पास कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि आप आई एम श्योर उनके जवाब बेहतर दे पाएंगे। मुजम्मिल साहब, चलें सारे मामलात एक तरफ, हम इनसे पूछते हैं, आप इसके ऊपर सरापा एहतजाज हैं। आप यही कहेंगे जी खान साहब ने तो पेट्रोल किस कीमत पे एक फिक्स कर दिया था ना, तमाम चीज़ों के बावजूद। लेकिन क्या ये सवाल आपसे पूछना बजा नहीं है कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद आपने नेशनल इंटरेस्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने का क्यों एक इरादा किया? अगर मैं उस लीक्ड कॉल के हिसाब से चलूँ शौकत तरीन साहब और मोहसिन लगारी साहब की। देखें मैं इसको एक दफ़ा वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो जो लीक कॉल थी वो एक नॉन इवेंट है और उसको बिला वजह में उसमें एक पॉलिटिक्स हो रही है। मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। और ये यूसुफ नज़र साहब भी बैठे हुए माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, तो ही कैन कंफर्म कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। देखें, हुकूमत ने IMF से मुआहिदा किया
और हुकूमत ने IMF को कहा कि मैं सूबों का सरप्लस 800 अरब रुपए आपको दूंगा, चारों सूबों का मिला के। और चारों सूबों ने जो बजट दिया हुआ था उन चारों का मिलाकर सरप्लस जो है 125 अरब था। हुकूमत को पता था ये चारों सूबों ने 125 अरब का बजट सरप्लस दिया है, लेकिन हुकूमत ने उठा के एक जाली नंबर IMF को दे दिया 800 अरब का। जब IMF ने हुकूमत से सवाल किया कि भाई आपके जो सूबों ने बजट दिया हुआ है वो 125 अरब का सरप्लस का, आप मुझे कैसे कह रहे हैं 800 अरब ये बचा के देंगे, तो हुकूमत का इसको जवाब नहीं था। फिर हुकूमत ने उसमें यह कहा कि अच्छा चले हम जो है ना एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं सारे चारों सूबों से कि वो हमें जो है सरप्लस देंगे बनाकर, तो जिसमें चारों सूबों ने MOU किया। ठीक है ना, बजट में और हुकूमत के कानून में MOU कुछ नहीं होता। अगर ये MOU करने के बाद तमाम के तमाम सूबे अपना नया बजट, जैसे जिसको मिनी बजट भी कहते हैं, या रिवाइज बजट ना दें, ठीक है। अब सिंध की हुकूमत किसकी है आपको पता है, जब पंजाब की हुकूमत ने बजट दिया था उस वक्त हुकूमत किसकी थी आपको पता है, हमारे पास KP हुकूमत थी, बलूचिस्तान भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें छोड़ दें, इन तीनों ने अभी तक वो रिवाइज बजट दिया जो उस तखमीने को पूरा करता नहीं दिया। ठीक हो गई यहां पे बात। अब हमारे तैमूर झगड़ा वाहिद जिसे कहते हैं वजीर खजाना थे जिन्होंने बजट के नहीं आउट ऑफ द 4 प्रोविंस, अच्छा, जिसने बार बार आर्ग्यूमेंट किया मिफ्ता इस्माइल और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, जुलाई से कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आपने मुझे ऑलरेडी फाटा का बजट नहीं दिया हुआ और मैं माइनस पे चले जाऊंगा बजाय सरप्लस के, आप मेरे से मिलें और मीटिंग करें। पिछले 60 दिन जो है उसमें मिफ्ता इस्माइल ने उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई, उनसे मीटिंग नहीं की, रिपीटेडली उसमें। और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने एग्री भी किया टीवी पे कि वो 15 दिन मेरे सेक्रेटरी फाइनेंस हज पे चले गए थे और फिर जब वो हज से आए वो बीमार हो गए तो इस वजह से मीटिंग नहीं हुई। ठीक है, अब तैमूर झगड़ा ने जो है जब सैलाब आ गए तो उसके बाद एक कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से वापस की कि जी ये जो है, अब ऑब्वियसली अपनी पार्टी में मुशावरत करते हैं सब कि अब वो शौकत तरीन साहब फाइनेंस के हेड थे, जब वो वजीर खजाना थे तो तैमूर उन्हीं से जाके पैसे लेता था, तो उनकी लेकिन मुजम्मिल साहब ये अल्लाह जानता है। मेरी कंप्लीट करने थे मैडम। जी मैं समझ गई हूँ, मेरे पास भी एक सवाल था, आप कंप्लीट कर लें। नहीं आप नहीं, आगे आपके ऑडियंस समझ जाए। तो उन दोनों की कोई बात हुई होगी, उस पर अगले ने यही कहा कि फ्लड्स हैं, इस पे तो ये हो ही नहीं सकता। सही ठीक है, और ये एक दफा नहीं, इससे पहले कई दफा खत लिखा है। अब अगर वो इतना इम्पैक्टफुल था तो IMF के प्रोग्राम क्यों नहीं डीरेल हुआ इससे? तो IMF को तो पहले ही पता था कि ये खाना पूरी वाले MOU और सारी ड्रामेबाजी हुई हुई है, इस वजह से जून से लेकर अब तक सही मुजम्मिल साहब ये तो आपने आई गॉट इट, मैं बिल्कुल आपकी मैं समझी हूं, आपने जो तमाम बात बताई है वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट फोन कॉल जिसमें तरीन साहब को, शौकत तरीन साहब को मोहसिन लगारी साहब खुद पूछ रहे हैं कि क्या इससे हमारे नेशनल इंटरेस्ट पे तो असर नहीं आएगा, मैं तो उस खुसूस सवाल के हवाले से आपसे अर्ज कर रही हूँ। अच्छा नहीं, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने 22 प्रोग्राम में से 19 IMF के प्रोग्राम मुअत्तल किए हैं। ठीक, हाँ ये दुरुस्त है। कितनी दफा नेशनल इंटरेस्ट पे आपके असर पड़ा, फिर वो भी छोड़ दें आप, ये तो चले पुरानी बातें हैं ना। इसी साल की बात कर लेते हैं, जनवरी में स्टेट बैंक का खुद मुख्तारी का बिल असेंबली में आया था। ठीक है, बयानात भी छोड़ दें जो इन्होंने दिए हमारे, तो आप एक ड्राइंग रूम कॉल को आप लोगों ने, या पता नहीं है भी कि नहीं, उसको भतंगड़ बना दिया। इन्होंने असेंबली के फ्लोर में कहा कि ये IMF मुल्क दुश्मनी कर रहे हो आप, ये IMF प्रोग्राम जो है ये आपने अपने स्टेट का कंट्रोल दे दिया। चले वो भी उसको भी टोकरी में डाल दें। फिर उसके बाद इन्होंने उसके खिलाफ वोट दिया असेंबली में, जब वो ज्वाइंट सेशन हुआ और वो हुआ, उसके खिलाफ वोट दिया। तो ये बड़ी, अगर उन्होंने गलत किया तो फिर आप क्यों सेम वही बात कर रहे हैं? नहीं, हमने तो गलत किया ही नहीं ना, हमने तो, मैंने आपको इससे पहले जो 2 मिनट की बात समझाई कि हमने किस तरह खत लिखे, किस तरह बात की, फिर फ्लड आए, और आज वही हो गया ना। आज की अखबारात आप अगर पढ़ लें ट्रिब्यून की स्टोरी, उसमें जो है हुकूमत पाकिस्तान IMF से फ्लड की मद में रिलीफ मांगने जा रही है, नया जो है एक और प्रोग्राम मांग रही है। तो वही तो शौकत तरीन बात कर रहे थे। शौकत तरीन ने बात किया, वो गुनाह हो गया। और अब आज एक दिन के बाद, कल किस मिली है रात को 12 बजे, आज जो है ट्रिब्यून की स्टोरी है कि हुकूमत एक रैपिड फाइनेंसिंग RFI जो है ना स्कीम जो है IMF से मांगने जा रही है, जो हमें कोविड में लिए थे। तो ये क्या बात? लेकिन नहीं वो तो आप सही कह रहे हैं मुजम्मिल साहब, लेकिन आपने जो ऑथेंटिसिटी पे बात की ना, वो ऑथेंटिसिटी तो मोहसिन लगारी साहब मंडे को कंफर्म कर चुके हैं हमारे पास ही। वो ये कह रहे थे कि ये
देखिए मैं यही नहीं कह रहा, मैं आपको ये बात ही नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट रख दिया। मुल्क के इस वक्त 13 जमातों के लोगों ने IMF प्रोग्राम की, इसी प्रोग्राम की मुखालफत की, असेंबली में वोट दिया उसके खिलाफ। और इन्होंने तो अपने वजारत खजाना का खत लिखा है, उसमें आपने उनको मुजरिम करार दे दी, और जिन्होंने काम किया वो आपके लिए जो है बड़े सोकार बने हुए। तो ये तो सही, ठीक हो गया। मैं इसका भी जवाब मांगती हूं, क्योंकि वो जो कॉल थी एटलीस्ट उसमें शौकत तरीन साहब ने लगारी साहब के सवाल का ये जवाब दिया था कि आप ये भी तो देखें ना वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये जो आपके लीडर के साथ कर रहे हैं। नहीं तो मैं देखें वो तो उन्होंने आपस में एक ड्राइंग रूम देखे ना वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका आपने उससे पहले वाली जो पॉइंट है कि भाई हम फ्लड्स हैं, ठीक है, आई गॉट इट। हाँ, वो आप उसके ऊपर आप एम्फसाइज कर रहे हैं। मतलब आप बात में से जो है ना खाल निकालनी है तो वो खाल नहीं, हम कोई खाल की बाल और इस तरह की चीज हम कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन खैर हुकूमत जरूर कर रही है, ये बात है। ऐसे ही है रफीक रजवाना साहब करने, वो तो उनका काम है। उन्होंने तो मदीना में पता नहीं किसी ने स्लोगन किए तो यहाँ पे हमारे लीडरशिप के खिलाफ ब्लास्फेमी के रफीक रजवाना साहब, ये पता नहीं वो तो क्या कर रहे हैं आप लोग तो कर रहे हैं क्योंकि आपने फॉरेंसिक ऑडिट करवाना है, लेकिन खैर इसके ऊपर भी जरूर तबसरा कीजिएगा। जो आप लीक्ड कॉल के हवाले से हम बात कर रहे हैं उसको हम IMF के साथ जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन आपसे सर पिवटल सवाल ये है कि 50 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगी, ये अग्रीमेंट था IMF के साथ मार्च तक, अगले साल के मार्च तक। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कुछ उजलत है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि अभी से ये जो हालिया इजाफा है 37 रुपीज लेवी हो गई है पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर। तो आपने तो ऑलरेडी सर बढ़ा दी है, आपसे तवक्कुआत तो कुछ और थी सैलाब की तबाहकारियों के पेश नजर। अब अवाम कहां जाए? जी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी रजवाना साहब आप अनम्यूट कर लें अगर अपनी कॉल आपकी स्काइप के ऊपर, तो वो मेरा ख्याल है आपको मेरी आवाज मिल जाएगी। जी ओके, रजवाना साहब को मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ। नाजरीन शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन। रफीक रजवाना साहब, एक तो पानी का सैलाब वो तो चलें अल्लाह की तरफ से है और कुदरती है, लेकिन महंगाई का सैलाब इसको तो हुकूमत सर रोक सकती है। अब किस किस सैलाब से जूझेगी आवाम? मुझे आप कोई एक्सपर्ट ला दे जो इस महंगाई को कंट्रोल कर सके। हालात ऐसे हैं, आपके सामने हैं, और आपने देखा कि जिस स्टेज पे आके IMF से अब ये मुआहदा हुआ, मुआहदे की अगली कड़ी जो है वो तकमीली मराइल में गई, तो अब इस बात को तो सांप की लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। IMF का मुआहदा कैसे हुआ, किसने किया, हुकूमतें करती रहती हैं, कोई ना ही इमरान खान साहब ने नया किया ना उससे पहले किसी हुकूमत ने नया किया, नंबर 1। नंबर 2 बात आपने महंगाई की कि उससे पहले मुजम्मल साहब कह रहे थे ही माइट बी फाइनेंशियल एंड कमर्शियल एक्सपर्ट, थोड़ा सा मैं भी स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हूँ। बात ये है कि मैं सोच रहा था शायद अपने दौरे हुकूमत में कोई ऐसी खराबी होगी जो बताएंगे भी सही हमसे गलती हो गई। मसलन आई विल पॉइंट आउट वन थिंग कि जाते हुए अनफंडेड सब्सिडी दे दी पेट्रोल पे, और पॉपुलर होने के लिए उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो आवाम के लिए कुछ अच्छा लगा मगर मुल्क के ऊपर एक बोझ डाल दिया गया। जिसके बाद दूसरी जो हुकूमत आई अदम एतमाद के जरिए मखलूत हुकूमत आई, उनके लिए वाकई प्रॉब्लम हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी शौकत तरीन साहब की बात हो रही थी, मुझे आई हैव राइट ऑफ आंसर आल्सो। बड़ी मुख्तसर सी बात करता हूँ, मेरा उनसे जाती मरासिम है, मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी। जो हमने फोन पे सुना वो अपनी जगह पे होगा। फर्ज किया अगर सूबों में इस बात का इख्तलाफ है कि हम जो सरप्लस है उसको हम शेयर नहीं कर सकें कि इतना नहीं होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसमें ये इशू लाया जाता है। व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन प्रोविंसेस, तो उसकी डिफरेंस को दूर करने के लिए बैठ सकते हैं, या आपस में खत्म किताबत हो रही थी, वो टाइम मिला नहीं मिला, दैट इज वन एस्पेक्ट। मगर जिस बात पे आपने पॉइंट आउट किया उस वक्त, इस बात पे पॉइंट आउट किया आपने कि उस वक्त उनके दरमियान गुफ्तगू क्या हो रही थी कि हम पे दहशतगर्दी के मुकदमे हो रहे हैं यानी इनको लटकाना है। उससे पहले बैकग्राउंड में चले गए, हर वक्त बाज मुजरा साहब का मुजरा कहते थे बस श्रीलंका बनने जा रहा है,
डिफॉल्ट होने जा रहा है, तो आप अवाम के ज़हनों में कोई अच्छी खबर डालें कि कोशिश की जानी चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं, जहाँ नेशनल इंटरेस्ट हो आप पॉलिटिक्स को भूल जाना सर। लेकिन वो ये भी तो कहते हैं ना, अच्छी खबर फैक्चुअली होनी भी तो चाहिए, क्योंकि अगर 50 रुपए तक आपने लेवी, हाँ, आपने उजरत तो दिखाई ना सर, ये 37 रुपीज आपने अभी से क्यों कर दी? मार्च तो दूर है। नहीं, जब हालात ही इतने बुरे हो और फिर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की बात IMF से हो चुकी हो, तो उसके मुताबिक तो चलना पड़ता है। IMF की अब जो किस्त आई है, ठीक है, उसमें कोई ऐसी शादियाने बजाने की बात नहीं है। जैसे जवाद शरीफ साहब ने भी कहा कि ठीक है, हमें डिफॉल्ट से हम बच गए, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोई बड़ी मुबारक देनी चाहिए, मुबारक वसूल करनी चाहिए। तो एक मिफ्ता साहब तो वैसे बाय द वे मुबारकबाद दे भी रहे हैं, वसूल भी कर रहे हैं। नहीं, ना वसूल भी नहीं कर रहे, ना ही दे रहे हैं। मुबारक देके कोई अच्छी बात नहीं है कि अल्लाह करे हम अपने पाँव पे खड़े हो जाए। ये कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए। एक दूसरे के जो है ना दस्तों पे पाँव होने से कुछ नहीं हो सकता। एक दूसरे के खिलाफ बातें करने से कुछ नहीं हो सकता। उनको डराना कि जी बस डिफॉल्ट में जा रहा है, श्रीलंका बनने जा रहा है, फलां बनने जा रहा है, इन बातों को छोड़ दे। आइए आगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सोचे। अवाम तो है, अवाम साफ जा रहे, वो कभी किसी की सोच के मुताबिक चलती है, कुछ किसी की सोच के मुताबिक चलते हैं, मगर जहाँ नेशनल इंटरेस्ट हो, कौम का मफाद हो, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अभी आप सैलाब की बात कर रहे हैं, तो उस पर आप फरमाइए, मैं क्या कह सकता हूँ, आप सवाल कीजिए। जी जी, ये तो है ना, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपसे अर्ज करी थी कि अभी भी अगर आप 50 रुपए आपने अगले साल मार्च तक करने हैं, वक्त आपके पास काफी है, कुछ अरसे तक एटलीस्ट डेफर तो हो सकता था ना। अभी 37 रुपीज पर लीटर सिर्फ पेट्रोलियम लेवी है। सुन ले, we are open to conviction. Suggestion है, somebody has better suggestion how to get out of that. हाँ sir, they do have a suggestion. Their suggestion is कि you should have deferred it at least until you know the next two months or 1 month. I am not a decision maker. मैं अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ। मैं डेफर करूँ या उसको आगे चलाऊँ, I am nobody. ठीक है ना, ये आप तो मेरी ओपिनियन ले सकते हैं, जो मैं जी not a layman but having a bit knowledge of commerce and economics and what is happening economically in the country, what has happened in the previous 4 years, ये सारी चीजें एनालिसिस करें, तो अब कोई भी अच्छी देखें, अच्छी बेहतर मशवरा, अच्छी बेहतर बात चाहे मेरी नजर में हो, तो आई कैन एक्सटेंड इट टू PTI, even मुजम्मल साहब had some good and better suggestion, he can convey it to। तो क्या आपको ये बेटर सजेशन लगता है सर कि इसको थोड़ा सा डेफर कर लेना चाहिए था? सिर्फ इतना सिंपलिस्टिक सवाल अगर मैं करूं। आप कह रही हैं डेफर कर लेना चाहिए था, आपके लिए कहना बहुत है। आपने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जिन्होंने बढ़ाए हैं हुकूमत ने, मींस के जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनसे आप बहस करें, उनसे गुफ्तगू करें, उनको इंटरव्यू कॉल पे लें, वो फिर आपको बताएं कि डेफर क्यों नहीं और क्या रीजन। अब मैं तो उस प्रोसीडिंग में नहीं था, मैं नोबडी टू मेक एनी डिसीजन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में बता रहा हूं। तो इसलिए आप देखें, मेरा ख्याल है किसी के पास है हम में से अच्छी तजवीज। हाँ, मेरी प्लीज, आप लोग यकीनन मुझे बेहतर जानते हैं। जी आखिरी बात सुन ले, प्लीज बात सुन। जी एक होती है एक जनरल नॉलेज पे बेस करके आर्टिकल्स पढ़ के डिस्कशन सुन के एनालिसिस करना, एक होता है कि जो मास्टर ऑफ दैट ट्रेड होता है वो ज्यादा बेहतर बता सकता है। ठीक है, आपकी सजेशन है डेफर कर दें, तो आप एनालिसिस के तौर पे कह रहे हैं। जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके पास डेफर करने का चांस था या नहीं था, उनको बुलाएं, उनसे इंटरव्यू लें, ठीक है। लेकिन एक्सपर्ट जो आप कह रहे हैं ना, either they can defend it or they can accept your suggestion, मगर बात ये कि suggestion should come from the mouth of experts। ठीक है, नहीं वो सही है, आप सही है, आपने मुझे एक्सपर्ट नहीं, मैं तो जाहिर है अवामी पल्स के हवाले से बात करूंगी ना। आई बीइंग अ जर्नलिस्ट कैन ओनली टेल यू द पब्लिक पल्स। अवामी पल्स के बारे में आप बिल्कुल ठीक कह रही है। महंगाई के हवाले से कोई बंदे को कितना भी डिफेंड कर ले, महंगाई के जाहिर है सर 50 साल की बुलंद तरीन सताना, तो इसलिए चले एक्सपर्ट में, ये बिल्कुल सही बात है। वी हैव एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड फॉर द सेम पर्पस। यूसुफ नजर साहब, देखें नेशनल इंटरेस्ट में मेरी नजर में तो नेशनल इंटरेस्ट में सारों को बैठना चाहिए, बात करें। यूसुफ नजर साहब, आप नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा इस वक्त क्या है सर? देखिए, हमने पार्टी सिर्फ नहीं चलानी, हमने मुल्क चलाना है। आई एग्री विद यू। जी, आई एग्री विद यू। ये पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा, अगली नस्लें इसको चलाएंगी, तो इसलिए हमें वी शुड हैव some better sense must prevail now। जी ऐसे ही है। और आपने बेटर सेंस ऑफ जो प्रिवेल करने की बात है वो भी आपने भी इंश्योर करनी है एज गवर्नमेंट ऑफ द डे। चार्टर ऑफ इकोनॉमी सिर्फ बातें, ये अश्योरेंसेस नहीं, उसके आगे भी हमने जाना है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जी सर, आई नो आप सही कह रहे हैं। मैं यूसुफ साहब की बात सुन लूं। यूसुफ साहब, आपके पास कोई बेहतर प्रपोजिशन है? हालात का तकाजा क्या कहता है? मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ मईशत की, आप हैं,
आप बताइएगा। और ये जो भारत और इजराइल से ताल्लुकात बहाल करना, अब ऑपोजिशन की तरफ से एक ये भी तनकीद ऑलरेडी आना शुरू हो गई है कि सैलाब की मद में अब ये चीजें भी होंगी। देखिए, पहली बात ये कि ये जहां पेट्रोल की प्राइस की बात कर रहे हैं, ये बात हमको जहन में रखनी चाहिए कि सैलाब से बेपनाह नुकसानात हुए हैं। हमारी कपास की फसल तबाह हो गई है, बहुत सारे गंदम के ज़खायर तबाह हो गए हैं। हमारे यहाँ तकरीबन 3.3 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं। उसके लिए भी अभी वजीर आजम ने जो है इमदादी रकम रिलीज की है, कोई 25 अरब या 28 रुपए, और बहुत ज्यादा पड़ेगी। टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट, पिछला जो फ्लड था 2010 का, उसमें जो एस्टिमेट लगाया था नुकसानात का, वो कोई $9.7 बिलियन था। और अभी भी जो एस्टिमेट आ रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं, वो यहाँ भी जो ये नुकसानात जो होंगे मेरे ख्याल से उससे तजावुज कर जाएंगे। तो इसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे? इस वक्त जो IMF की जो इमदाद है, वो तो मैं समझता हूँ जो नुकसानात हुए हैं उसके मुकाबले में इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पेट्रोल की प्राइस है, शायद आपको ताजुब होगा, उसमें इजाफा होना चाहिए इस वक्त पेट्रोल की प्राइस में। देखिए, पूरी बात सुनिए। अच्छा, सही। लेकिन उसमें जो आधे जो कंजम्पशन करने वाले हैं वो मोटरसाइकिल वाले हैं, तो उनकी रिलीफ के लिए कोई और इंतजाम होने चाहिए, जैसे डायरेक्ट ट्रांसफर्स आप कहते हैं। दूसरी बात, अगर आप पेट्रोल की प्राइस में इजाफा कर रहे हैं, उसके अलावा जो पेट्रोल के जो कार चलाने वाले हैं, जो 1800 सीसी से ज़्यादा जिनके पास कारें हैं, मेरे ख्याल से उन पे स्पेशल फ्लड टैक्स आयद करना चाहिए, जिसकी मेरे ख्याल से चाहे वो 2 लाख रुपए है या 3 लाख रुपए सालाना, लेकिन होना चाहिए। इसलिए कि आप एक पजेरो ड्राइव कर रहे हैं या लैंड क्रूजर ड्राइव कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि ये लोग 4 लाख रुपए साल के दे सकते हैं आसानी के साथ। दूसरी बात यह कि जो डीजल है, जब मैंने कह तो दिया कि पेट्रोल की प्राइस में इजाफा करें, 300 रुपए में ले जाइए, लेकिन डीजल की प्राइस जो है उससे ट्रांसपोर्टेशन मुतासर होती है, उससे कॉस्ट जो है, हमारे यहाँ जो ट्रेन का इंतजाम है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो ट्रकों और इसके जरिए होती है। तो डीजल की प्राइस में सही, दुरुस्त, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है सर कि जो डीजल की प्राइस है वो इन्फ्लेशन फिगर्स में जी, मैं यही कह रहा हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि डीजल की प्राइस में कमी करनी चाहिए। मैं लौटती हूं इसकी तरफ। यूसुफ साहब, आप मुकम्मल कीजिएगा, शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। यूसुफ नजर साहब, एक मुख्तसरन इस बात का एक जवाब फरमा दीजिएगा, ये जो IMF के हवाले से लीक्ड कॉल का तस्करा है, PTI कहते हैं कि ये बेकार में हुकूमत बात का बतंगड़ बना रहे हैं, जबकि हुकूमत तो इंसिस्ट कर रहे हैं कि ये सख्त इन्होंने कोशिश की है कौमी इंटरेस्ट को सबोटाज करने की। योर व्यू ऑन दिस, योर इंडिपेंडेंट व्यू ऑन दिस? एक तो बात ये कि बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन ये कि IMF का डील तो अप्रूव हो गई, तो मैं तो ये कहूंगा कि लेट्स मूव ऑन। लेकिन बड़े क्विकली जो मैंने ट्रांसक्रिप्ट देखा है, ये बात मेरी नजर में बड़ी वाज़ेह है, और कि ये हुकूमत को कॉर्नर करने की एक अटेम्प्ट था। आई एम सॉरी टू से दैट, वो इसलिए कि देखिए, शौकत तरीन साहब को मैं बरसों से जानता हूँ, इससे वो 1990s से, तो लेकिन ये कि जो उनका जो कह रहे थे कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, तो उसका मकसद यही था, अगर मंडे को मीटिंग थी IMF की, फ्राइडे को ये लीक किया गया, तो लीक का क्या मकसद था? हमेशा सूबों में, मरकज में टेंशन्स रहती हैं रिसोर्सेज पे, रेवेन्यू शेयरिंग पे, NFC अवार्ड पे, लेकिन इस वक्त इसको पब्लिक करने का मकसद क्या था, ये मेरी समझ में नहीं आया। ठीक है, राइट, यानी कि आप इसको सीरियस एक कोशिश जरूर देखते हैं कि हुकूमत को कॉर्नर करने की। जी मुजम्मिल साहब, आपने बात सुनी, ये यूसुफ साहब का भी यही व्यू है, जो गवर्नमेंट, मतलब मे बी नॉट एज हार्श एज द गवर्नमेंट, लेकिन वो इतना जरूर समझते हैं कि खतरनाक था। नहीं, मैं तो आप लोगों से सवाल ये कर रहा हूं कि ये पहली दफा तैमूर ने लेटर लिखा, 2 महीने से बार बार लिख रहा था। MOU की हैसियत बता दें, फिर मुझे ये कोई लीगली बता दे। आपके साथ मेरे ख्याल से हमारे राना साहब ये जो है मेंबर हैं, जब तक सूबे बजट नहीं पास करते तो वो चीज हो ही नहीं सकती इम्प्लीमेंट। तो ये तमाम चीजें, और फिर जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और 13 जमातों ने यही, अगर अभी हमने कॉर्नर करने की कोशिश की थी, तो जनवरी में भी 16 जनवरी को वोटिंग थी और 28 तारीख को जो है वोट की मीटिंग थी, जिसपे इन्होंने उसके खिलाफ वोट दिया था। तो उस वक्त किसको कॉर्नर कर रहे थे? पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहे थे।
मतलब आप लोग, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ना मुझे इस पे कन्विंस कर पा रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने अभी तक रिवाइज बजट क्यों नहीं दिया, पंजाब हुकूमत जो हमजा शरीफ था उसने रिवाइज बजट क्यों नहीं दिया, फिर लेटर भी हमने एक दफा नहीं इससे पहले कई दफा लिखे। मिफ्ता साहब एतराफ भी कर रहे हैं, हाँ वो तैमूर से राब्ता होता था लेकिन मैं मीटिंग नहीं देता था, टाइम नहीं देता मिलने का। फिर फ्लड्स आ गए, फिर वही चीज जो शौकत साहब ने बात की वो आज गवर्नमेंट ने जो है IMF के नए प्रोग्राम की बात कर दी, शुरू में बयान की, लेकिन हम उसको थोड़ा तो वो हाँ आपको तो बाकियों के तो बयान नजर ही नहीं आ रहे जो उन्होंने कहा कि ये मुल्क बेच दिया IMF के आगे। नहीं तो वो बात भी तो करें ना साथ। आप देखें मोना, आई डोंट नो मोना, लेकिन आपको सारी बातों को जोड़ के बात करनी चाहिए। अगर आपने आइसोलेशन में करनी है तो मैंने आइसोलेशन में आपको बड़े अच्छे तगड़े जवाब दिए। अब मेरे ये जवाब जो दिए हैं ये सामने रखे उनसे और उस पर क्लैरिटी लेके देना मुझे। आपको पीछे से अगर कोई बोल रहा है कि वापस उसको ये सवाल करो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मेरे जवाब सामने रखे। नहीं, मैं तो यूसुफ साहब मेरे जवाब सामने रखे, अब उसका कॉन्टेक्स्ट आपने सुना। नहीं वो कोई मसला नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल क्लियर है। मुजम्मिल साहब एक और फिर आप बताएं ना, ये तो चलें ठीक है, मैं उनसे पूछती हूँ, ये बात भी आपकी लेजिटिमेट है कि अगर इन्होंने उसके खिलाफ पीडीएम ने वोट दिया था तो क्या उनकी भी यही कोशिश थी कि वो उस वक्त आपकी गवर्नमेंट को कॉर्नर कर रहे थे, ये ठीक है, लेकिन ये कतन आप ना समझिएगा कि कोई आपको इसमें आइसोलेट कर रहे हैं। बात ये है कि इंडिया और इसराइल से तिजारत, अब ये भी आपने बयान सुना है, वैसे तो शेख रशीद साहब की तरफ से ये आया है, लेकिन क्या इस किस्म की भी कोई जो पॉलिटिकल स्लोगनेरिंग है वो आपकी तरफ से हम देखेंगे इस वक्त, अगर कोई ट्रेड या ऐसी कोई बात की जाती है भारत के साथ इस वक्त? देखिए इसमें तो स्टेटमेंट हमारी लीडरशिप देगी, लेकिन मैं आपको हिस्टोरिकल बात बता दूं कि पिछले 3 साल में 2 दफा जो है, ये 2019 अगस्त में हमने सस्पेंड की थी उनके साथ ट्रेड, 2020 में भी बात आई थी, कोविड में भी बात आई थी, और हमारा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि नहीं, नो फ्लेक्सिबिलिटी जब तक कश्मीर अगस्त 2019 की पोजीशन पे नहीं आता और उसमें कोई आसमान नहीं टूट गया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में टमाटर प्याज की कीमतें जो है इन 2-3 साल नीचे ही रही हैं, ठीक है ना, और टमाटर प्याज बाकी दुनिया में भी हर जगह से, ईरान से 10 जगह से मिल सकता है। तो अगर आप उसकी आड़ में लेके जाएंगे तो अब वो लीडरशिप हमारा बयान देगी, लेकिन पर्सनली मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी लीडरशिप वो ही अपना स्टांस को मेंटेन करेगी कि कश्मीर अगस्त 2019 के उस पे आ जाए तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह ताला। इवन इजराइल की भी बात आज शेख रशीद साहब ने ट्वीट करके की है। इजराइल तो हमने कायदे आजम, हम तो कायदे आजम के जमाने के, हम तो कहते हैं हमारे कायदे आजम ने नहीं, लेकिन आपको ऐसा कोई सस्पेशन है या नहीं है गवर्नमेंट के हवाले से? देखिए शेख रशीद इज नॉट द पार्ट ऑफ पीटीआई, वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, ठीक है, बोल सकते हैं। आपको नहीं है सस्पेशन, आपको इन पे भरोसा है इस मामले में? हाँ ठीक है। रजवाना साहब, आप ये तो वो मुजम्मिल साहब की आपने बात सुनी, जो सोलर, एक तो शमसी तवानाई से बिजली बनाना, अब इसकी अप्रूवल बाज़ाब्ता तौर पर हमें प्राइम मिनिस्टर लेवल से नजर आई है, लेकिन ये बताइएगा कि ये पहले जो कोल पावर्ड या जो फर्नेस ऑयल पावर्ड जो हमारे पावर प्लांट्स थे, उनका जो इनेकाद था वो तो पिछली आप ही लोगों की गवर्नमेंट ने किया था जब आप गवर्नर थे पंजाब के। तो ये जो एक शिफ्ट इन पॉलिसी है, ये आज आप लोगों ने सोची है, तो क्या ये ऐसी बात है कि शहबाज साहब नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज को रिविजिट कर रहे हैं? क्या ऐसा तासुर लेना ठीक है? देखिए, जिस वक्त ये पावर प्लांट बनाए गए थे उस वक्त आप देखें कितनी बिजली की शॉर्टेज थी, लोड शेडिंग थी। उसके बाद इसका इनपुट बड़ा महंगा हो गया, फर्नेस ऑयल महंगा हो गया, और यूक्रेन और रशिया की वॉर से जो है कोल बड़ा महंगा हो गया, वो कहां से कहां चला गया, तो इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ गई दुनिया में। आप देखें, मुझे परसों को बंदा बता रहा था कि जिसका 150 पाउंड बिल आता था बिजली का लंदन में या यूके में, उसका अब 450 और 400 पाउंड बिल आ रहा है। ये एक इंटरनेशनल प्राइस हाइक है, ठीक है जी। उस पर जो है वो साफ जाहिर है, फिर अब वो वक्त के साथ साथ बदलते तकाजों के मुताबिक डिसीजन हैज टू बी मेड कि जी चीपर एनर्जी प्रोडक्शन हो, और उससे हाइडल से बेहतर नहीं हो सकती। तो इसीलिए उस वक्त जो हालात थे, उस वक्त जो लोड शेडिंग का इशू था, उस वक्त बड़े कितनी मेगावाट बिजली ऐड की गई और उससे लोड शेडिंग का खात्मा भी हुआ। तो वक्त के साथ साथ बदलती हुई तकाज़ों के मुताबिक इस तरह की पॉलिसी, यानी उस वक्त आप कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड था, लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त की जरूरत ये है कि हम कोई रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। इस पे तो देयर इज नो डिनायल, नो केबल टू दिस प्रोपोजिशन कि एनर्जी शुड बी चीपर। बाय द वे सर, ये बात उस वक्त वो लोग आपको भी यही बात करते थे कि आप उस वक्त भी यही कहते थे कि ये आप महंगी बिजली क्यों बना रहे हैं? आपको पता है पीटीआई ने पूरे अपने दौरे हुकूमत में ये तनकीद की। आई टेक दैट आंसर फ्रॉम यू बट आफ्टर द ब्रेक सर, अलाउ मी।
वेलकम बैक नाजरीन। ये जो पावर प्लांट्स के हवाले से डिस्कशन है, ये इसका जवाब भी ज़रूर ये रजवाना साहब की तरफ मैं दोबारा लाती हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस वक्त तो सस्ती बिजली ज़रूरत वक्त है। लेकिन मुजम्मिल साहब, आज जब प्राइम मिनिस्टर ने जो इजहार ख्याल किया है अपने पार्टी मेंबरान से, उन्होंने ये कहा है कि साबिक हुकूमत, आपकी गवर्नमेंट जो है वो गड्ढे खोद गई है आप मौजूदा हुकूमत के लिए। जब उन्होंने देखा हुकूमत जा रही है तो अनफंडेड सब्सिडी दे दी। एक इसका जवाब दे दें, पेट्रोल बढ़ने पे तो तनकीद हम कर रहे हैं, लेकिन आपने भी क्यों अनफंडेड सब्सिडी दी? ओके राइट, मुजम्मिल साहब को मैंने रिकनेक्ट करना है। ये रजवाना साहब, एक तो ये मैं सवाल इसका जवाब जरूर मांगती हूँ, लेकिन ये जो सोलर के हवाले से आपने गुफ्तगू की, सर ये बताइएगा कि अगर अभी आप कह रहे हैं कि सस्ती बिजली हमारे लिए जरूरत वक्त है, इसलिए शमसी तवानाई से की तरफ अब आप जा रहे हैं, तो पहले आप बिजली के महंगे मंसूबों की तरफ क्यों चले गए थे? फिर तो एक बिल्कुल ये आपको सुने मोहतरमा, मैंने आपको पहले बता दिया कि 5 साल पहले 6 साल पहले की बातें हैं, उसकी मैंने जस्टिफिकेशन दे दी है। कितनी दफा जस्टिफिकेशन दी है? आप बार बार वो सवाल मेरे मुंह में डाल दिए। मैं आई हैव गिवन द रिस्पांस, आई हैव गिवन द रिप्लाई। नहीं, आपको नीड ऑफ द टाइम एट दैट टाइम। अब सस्ती बिजली अपनी जरूरत है, करनी चाहिए। देखें, जितनी सस्ती बिजली कोई भी हुकूमत हो जो आवाम को दे सकती है, इस पे देयर इज नो डिनाइल कि हमने कितने बिजली के कारखाने लगाए। उस पर बार बार उस सवाल को रिपीट करने नहीं सर, मैं रिपीट नहीं, मेरा और सुने, मैं इसलिए आपसे गुजारिश कर रही हूँ ये वाली, क्योंकि देखें आप उस वक्त कह रहे हैं कि अगर तब बिजली की कमी थी, शॉर्टफॉल था, ये सारी बातें हम मानते हैं। हाँ, मैंने कह दिया, बात ये है, फिर आप उसी सवाल को रिपीट करिए। मैं हैव गिवन द प्रॉपर रिप्लाई। तो दिस इज योर रिप्लाई। आप मुख्तसर और प्रॉपर रिप्लाई देना, जो आपका जो है ना कंसाइज किस्म का जो हो, बड़ा मतलब है कि जी जी, मैं तो यही आपसे कह रही हूँ, मैंने दे दिया। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं फर्नेस ऑयल से उस वक्त शॉर्टफॉल थी इसलिए बना ली, और अब सनलाइट से बात ये शॉर्टफॉल की बात नहीं है। फिर आप इसी बात पे, आपके पास और कोई क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप और सवाल नहीं, अल्लाह ना करे मैं लिखे हुए क्वेश्चंस पे नहीं चलती। रफीक साहब, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? ये मैं कोई इतना बुरा सवाल नहीं कर रही, ये अच्छा सवाल है। नहीं हो रहा। देखें हम एक दूसरे से सीखते हैं जी। आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस आई मे गिव यू पीस ऑफ एडवाइस आउट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस। जो मैं गाइड दी, नजर यूसुफ साहब है, मतलब हम एक दूसरे से सीखते हैं। ये नहीं है कि जैसे उस्ताद ने सबक पढ़ा दिया वही आके कह दिया, जैसे आपके जो है ना वो चैनल ने आपको क्वेश्चन दिए उसका जवाब नहीं, आप सारे इतना ऑफेंड क्यों हो रहे हैं मुआशी सवालात पे? मुझे समझ नहीं आ रहा। वो मुझे कह रहे हैं कि मुझे सवाल कहीं से आया है, जब मैं उनसे लीक्ड कॉल का कह रही हूँ, आप भी मुझे यही कह रहे हैं। इसका ये मुंह बोलता सबूत है कि मैं न्यूट्रल सवाल कर रही हूँ, क्योंकि अगर दोनों लोग मुझे ये कह रहे हैं। चले यूसुफ साहब, आप बताएं कोई इसमें, अगर आपके पास कोई इसका जवाब है, क्योंकि ये तो एक बड़ी लेजिटिमेट बात है कि अगर शॉर्टफॉल था उस वक्त तो तब बना लेते शमसी तवानाई से। आज ये ख्याल आया तो हम क्या पिछले जो पावर प्लांट्स हैं या पिछली जो पॉलिसी है उसको रिविजिट कर रहे हैं? एनर्जी के मुतालिक जो है बहुत गलतफहमी पाई जाती है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है इसमें जो हमारी कलेक्टिवली जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो आज की जो कल की जो नॉलेज बेस है वो बड़ी नाकिस है। एक तो ये समझना कि हम फॉसिल फ्यूल से हटके कंप्लीटली सोलर एनर्जी पे आ सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं एनर्जी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने इस वक्त मैं इत्तेफाक से मैंने अभी हाल ही में किताब खत्म की है, मैं इसको दिखा सकता हूँ। ये पाकिस्तान में सारे जो लोग हैं वुज़रा और पॉलिसी प्लानर्स, उनको पढ़नी चाहिए। ये किताब जो है मेरे ख्याल से ये दुनिया के जो बहुत बड़े एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं उनमें से एक हैं, उन्होंने लिखी है हाउ द वर्ल्ड रियली वर्क्स। पहली बात यह है कि हमारी एनर्जी पॉलिसी 1989 से फ्लॉड रही है, जो आईपीपी के एग्रीमेंट्स किए गए थे अंडर द वर्ल्ड बैंक गाइडेंस। हमें करना ये चाहिए था कि हम हाइड्रो पावर पे ज्यादा तवज्जो देते, जो हमने नहीं दी। और उसके बाद ये खास तौर पे जब ज़िया-उल हक के जमाने में बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं दी गई, जब बेनजीर आई, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज पैदा हुई, तो उन्होंने जल्दी में ये मायदे किए। फिर ये हुआ जो मुशर्रफ साहब इतने तवील अरसे तक रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया इस बारे में। तो नवाज शरीफ जब आए तो उस वक्त जो है उन पे प्रेशर था, उन्होंने मायदे किए। तो ये प्रेशर में बहुत सारी चीजें हुई हैं। आज जो बुरहान है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं है, दुनिया में जो है कोल की प्राइसेस जो है डबल से ज्यादा हो गई हैं। एलएनजी की प्राइसेस में पिछले 2 साल में 1000% से ज्यादा इजाफा हुआ है। इस वक्त जो एशियन ममालिक हैं, अगर वो एलएनजी खरीदने की चाहे नहीं मिल रही है, इसलिए कि यूरोप वाले सारे स्टॉक्स उठा के ले जा रहे हैं।
सो बेसिकली एक्सपेंसिव फ्यूल सर, ये मुझे इजाजत दीजिएगा, मेरे पास क्योंकि टाइम की कमी है। मैं अगर मुजम्मिल साहब आपका एक जुमला मांग पाऊं, मैं पहले भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, सोलर पावर का अब क्यों ख्याल आया? इससे पहले महंगे बिजली के कारखाने, क्या ये रीजन आपको सही है? आपको लगता है ये रीजनेबल बात है कि इस वक्त दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस आसमान से बातें कर रही हैं? देखिए, मिफ्ता बात करता है जितनी चादर उतने पैर फैला, उसके पास चादर 1000 मेगावाट लगाने की नहीं है, 10,000 मेगावाट की बात कर रहे हैं। फिर कर्जा लेंगे, फिर वो स्कैंडल्स के ये महंगे रेट, सस्ते रेट। दूसरी बात ये है कि जो नजर साहब ने बात